हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। उम्मीद करता हूँ ये भी कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज जैसे कि एसएसटी बताने वाला हूँ। एसएसटी का हिस्ट्री में जो चैप्टर 4 है, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो उसके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एबॉलिश कॉर्न लॉज। तो एक्चुअल में आपको पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या डिसीजंस थी, क्यों उन्होंने कॉर्न लॉज को एबॉलिश किया। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला था कि फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट वुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। बात ये थी कि देखिए, ब्रिटेन में जो फूड प्रोड्यूस की जा रही थी, है ना, वो थोड़ी सी क्या हो रही थी, कॉस्टली पड़ रही थी। और वहां पे ब्रिटेन क्या कर सकता था कि ब्रिटेन इंपोर्ट करके ना उस सेम फूड को काफी चीप रेट पे प्राप्त कर सकता था। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, कॉर्न लॉज को हटा दिया। ये तो पहला रीजन था। दूसरी रीजन जो है कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो इम्पोर्ट्स कर रही थी, तो वहां के जो एग्रीकल्चर मतलब पीजेंट्स वगैरह थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इम्पोर्ट्स में इतनी सस्ता सामान आ रही थी, ठीक है। तो जिसके कारण उनको क्या है ना, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू सिटीज और अदर कंट्रीज। जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लैंड को ना, जो जगह है उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया और लोग क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे शहरों में काम की तलाश में, क्योंकि कोई एग्रीकल्चर करना नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि जो फूड प्राइसेस जो इंपोर्ट किया जा रहा था वो काफी सस्ती होती थी। फिर क्या है कि फूड प्राइसेस फेल हो गई, मतलब बहुत गिर गई। कंजम्पशन इन ब्रिटिश रोज, कंजम्पशन ब्रिटिश में क्या हुआ, काफी ज्यादा बढ़ गई। फर्दर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम्स। और यहाँ पे उसी समय सेम टाइम में क्या हो रही थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ब्रिटेन में जो है ना बहुत तेजी से चल रही थी, जिसके कारण लोगों को इनकम्स भी ज्यादा मिल रही थी और लोग जो है ना फूड को भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। तो उनके पास जब पैसे होते थे तो वो काफी सस्ते रेट से फूड प्राइस मतलब फूड को क्या करते थे ना, खरीद लेते थे। जिनके कारण उनके देश में, जो ब्रिटेन में, वहां पे जो फूड प्रोडक्शन हो रही थी उसको उसकी ऑटोमेटिकली जो है ना प्राइसेस जो है ना काफी गिर गई, क्योंकि लेने वालों की संख्या तो क्या बोलते हैं, मतलब जितनी है उससे ज्यादा जो है ना आपकी फूड प्रोडक्शन हो गई है, क्योंकि इंपोर्ट से ही उतनी सस्ते फूड्स मिल रही थी। फिर अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपांडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। देखिए, ब्रिटिशर्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो लैंड्स को ना उसको क्लियर किया जा रहा था और फूड प्रोडक्शन जो है ना पे जोर दिया जाता था। तो ये तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी काफी जबरदस्त है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ा था। तो सबसे पहली बात है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आई। ये ग्रेट डिप्रेशन जो आई वो किस वक्त को आई थी, तो ये आपको याद रखिएगा 1929 से 1930 के बीच में आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आई उसने क्या किया, इमीडिएटली अफेक्ट किया इंडियन ट्रेड को, ठीक है ना। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट्स, ठीक है, इंडियन ट्रेड्स एज इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नियरली हाफ बिटवीन 1928-1934। 6 साल के दौरान 1928 से लेकर 1934 के बीच में क्या हुआ कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी और इंपोर्ट्स थी काफी गिर चुकी थी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्राइसेस क्या हुई, काफी ज्यादा गिर चुकी थी, बहुत ज्यादा ये, क्योंकि डिप्रेशन था, मंदी आ गई थी, लोगों के पास क्या बोलते हैं पैसे नहीं थे, है ना। बट द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यूज। और उसी सेम टाइम पे क्या थी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो जो है ना रेवेन्यूज को रिड्यूस नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे ना उसको बढ़ाते जा रहे थे, वहां पे रिड्यूस कोई रिडक्शन नहीं मिल रही थी। पीजेंट्स जो है ना प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट्स वर द वर्स्ट हिट। उस कंडीशन में जो पीजेंट्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना, वर्ल्ड मार्केट्स में जो हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत बड़ा असर पड़ा। रॉ जूट जो था, अब आपको पता है कि रॉ जूट कहाँ प्रोड्यूस होती है, बंगाल में मेनली। तो रॉ जूट वाज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्रीज टू मेक गनी बैग्स, ठीक है। गनी बैग्स वगैरह जो होते हैं ना उसको रॉ जूट से हम लोग बनाते हैं और इसको प्रोसेस किया जाता था। तो इसकी एक्सपोर्ट्स जो है ना काफी कोलैप्स कर जाती है। मतलब एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्स मतलब आउट। तो जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो क्या हुई, हमारी गिर चुकी थी। प्राइसेस जब हमारी जब एक्सपोर्ट ही गिर जाएगी तो प्राइसेस भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। और यहाँ तक की गिरी कि 60% तक प्राइसेस जो है गिर गई रॉ जूट की। फिर जो बेंगल्स की जो पीजन्स थे वो डेप्ट ट्रैप्स में चले गए, क्योंकि उन्होंने जिस उम्मीद से मतलब प्रोड्यूस किया था
मनी लेंडर से उन्होंने उधारी लिया, ठीक है ना, फिर अपना रॉ जूट में पैसा इन्वेस्ट किया और बाद में जब उनकी प्राइसेस ही नहीं बढ़ी तो उनको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। फिर आते हैं पीजेंट्स यूज्ड अप देयर सेविंग्स, मॉर्टगेज, लैंड्स एंड सोल्ड देयर प्रीशियस ज्वेलरी टू मीट देयर एक्सपेंसेस। अब जब उनकी मंदी से जब उनकी सामान नहीं बिक रही थी तो लोग क्या कर रहे थे, अपने ज्वेलरी वगैरह को, सेविंग्स वगैरह को, जो लैंड्स वगैरह थे उनको वे लोग क्या कर रहे थे ना, बेच देते थे, ठीक है ना, ताकि अपने एक्सपेंसेस जो है ना उसको पूरा कर सके। हाई बट द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीम फॉर अर्बन एरिया। लेकिन देखिए डिप्रेशन जो है ना इसकी असर थोड़ी सी कम पड़ी कहाँ पे, अर्बन इंडिया में। इतने देखिए 4-5 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको पॉइंट इसी तरीके से लिखना है, ठीक है, आपको पैसेज नहीं लिखना है, ना कि पैराग्राफ लिखना है, एक तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, टू रीलोकेट प्रोडक्शंस टू एशियन कंट्रीज। आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि जो एमएनसीज कंपनियां होती थी वो एशिया में मूव कर गई, क्योंकि उनको अब मतलब दिल नहीं लगता था यूरोप मार्केट से, उनका मन उब गया था सेंट्रल क्या बोलते हैं अमेरिका में, है ना, कनाडा से उनका मन उठ गया था। तो उनका क्या रीजन था कि एशियन कंट्रीज में उनका मूव करने का। तो आइए उन रीजन्स को हम लोग जानते हैं। देखिए एशियन कंट्रीज में क्या होती ना कि रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा चीप रेट पे पाई जाती थी, ठीक है। तो उनका एक मेन रीजन क्या था कि अपने एमएनसीज कंपनी जो यहाँ पे सेटअप करने का मेन रीजन था कि रॉ मटेरियल काफी सस्ती मिलती थी। उसके बाद मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैव बजट्स ऑफ लो कॉस्ट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज ऑफ एमएनसी। फिर एमएनसीज को सेटअप करने के लिए ना काफी लो बजट में भी काम चल जाती थी। फिर वर्कर्स जो थी इन कंट्रीज में काफी उनको लोअर वेजेस में उनको क्या बोलते हैं काम मिल जाती थी, ठीक है ना, उनको कम रेट मिलता था, जिसके कारण जो है एमएनसीज को बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि उनको टोटली सेविंग्स बहुत बच जाती थी। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है या फिर यूरोप मार्केट में क्या होता है कि उनको एक वर्कर को हायर करने के लिए उनको ज्यादा पैसा दिया जाता था एज कम्पेयर टू इंडियंस के कंपेरिजन में या एशियन लेबर्स के कंपेरिजन में। तो ये भी एक रीजन था और ये तो एक बहुत बड़ा रीजन था, मेन इशू। क्योंकि यहाँ पे देखिए उनको बेनिफिट कमाना है। देखो हर कोई भी एमएनसी होती है ना वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहती है ना, वो अपने बेनिफिट्स को ज्यादा तर जो है ना वो वैल्यू देती है, क्योंकि उसी बेस पे उनकी कंपनीज टिकी होती है। द एशियन कंट्रीज ऑल्सो हैव ए ह्यूज मार्केट, ठीक है। उसके बाद एशियन कंट्रीज में क्या थी, बहुत ज्यादा मार्केट स्कोप भी था, लोग भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। दिस सिचुएशन लेड टू अ स्टिमुलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो, जिसके कारण जो है ना अब जो देखिए धीरे धीरे वर्ल्ड किधर जा रही थी, ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रही थी, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड जो है ना और कैपिटल बढ़ती जा रही थी, वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल की फ्लो हो रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहे थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने को जा रहे थे। तो इसके कारण क्या है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी जो सोच है ना, मतलब हम लोग क्या करने लगे कि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरह जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ना ग्लोबलाइजेशन होती चली गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज जो है हम उसको देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है। तो ये फर्स्ट पेज है, आप लोग देख सकते हो, इसका हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट पेज में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट जो अफ्रीका में आई थी, अफ्रीका से जो रिंडर पेस्ट आई थी, इसका क्या मतलब है। तो देखो इसका मतलब क्या था कि ये एक जो है ना कहने का मतलब क्या, इन्फेक्टेड जो होती है ना केटल में कैरी किया जाता था, मतलब डिजीज होती थी। रिंडर पेस्ट क्या एक प्रकार की डिजीज होती थी। तो अफ्रीका में ये कब आई, द कमिंग ऑफ रिंडर पेस्ट टू अफ्रीका, अफ्रीका में आई, अफ्रीका से गई नहीं, अफ्रीका में आई। अब कैसे देखिए जो है ना यूरोप के लोग जो थे कितने मतलब नैरो माइंडेड हम कह सकते हैं, या फिर उनका दिमाग क्या था कि जैसे अफ्रीका पे कैसे कब्जा करना था, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रिंडर पेस्ट नाम की जो डिजीज आई वो अफ्रीका में आई लेट 1880s में। इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड केटल, ठीक है ना। यहाँ पे इन्फेक्टेड केटल के द्वारा कैरी किए जाते थे, इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। बेसिकली ये कहाँ से आई थी, ब्रिटिश एशिया से, टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका, ठीक है ना। जो इटालियन सोल्जर्स जो है ना इन्वेड कर रहे थे एरिट्रिया में, ईस्ट अफ्रीका में, तो उनको खिलाने के लिए। अब ये केटल क्या थी कि डिजीजेस इनमें थी, ठीक है ना, रिंडर पेस्ट नाम की डिजीजेज। तो जिसके कारण क्या हुआ कि रिंडर पेस्ट देन स्प्रेड लाइक फॉरेस्ट फायर, एक आग की तरह वो फैल गई।
रीचिंग द वेस्टर्न अफ्रीका एंड सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सदर्न टिप और वेस्टर्न अफ्रीका तक पहुंच गई, जहां पे बहुत सारे लोगों जो है ना, मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं, केटल जहां पे मर गई, मतलब इट किड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केटल। तो जब केटल ही नहीं रहेंगे तो लोगों को मीट नहीं मिल पाएगी, है ना। लोगों को क्या बोलते, जो रियरिंग करते थे ऊल वगैरह, वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो लॉस ऑफ केटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। इस तरीके से क्या हुआ ना कि जो केटल की जो लॉस है, उससे क्या हुआ कि अफ्रीकन की जो लाइवलीहुड्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। प्लांटर्स जो बचे, माइन ओनर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज द रिमेनिंग स्कार्स केटल। अब यहाँ पे जो प्लांटर्स और माइन ओनर्स थे, उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मिलकर क्या किया, सक्सेसफुली क्या किया, मोनोपोलाइज किया। मोनोपोलाइज मतलब क्या होता है ना कि कुछ लोगों के हाथों के द्वारा कंट्रोल किया गया इकोनॉमी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोलाइज, ठीक है। रिमेनिंग स्कार्स केटल रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथ देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट। ताकि जो ये रेंडर पेस्ट लाने का मेन मकसद क्या था, रेंडर पेस्ट लाने का मेन मकसद था कि जो अफ्रीकन लेबर थे, क्योंकि यूरोप में लेबर्स की बहुत कमी पड़ रही थी, ठीक है ना, तो अफ्रीकन लेबर्स को ताकि जो है ना लेबर मार्केट में घुसाया जा सके, ठीक है ना। तो जिसके कारण रिंडर पेस्ट नामक डिजीज को लाया गया। क्योंकि देखिए अफ्रीकन लोग किस पे इन्वॉल्व थे, वो केटलिंग करते थे, केटल पे बहुत ज्यादा उनका फोकस हुआ करता था। लेकिन जब उनके केटल ही नहीं बचे तो उनका जो ध्यान है अब क्या है, अपने जो बेसिक डेली लाइफ की जो खर्चा है उसको देखना था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि वो लेबर मार्केट में इन कर गए। अब कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ केटल, जो केटल के बचे खुचे स्कार्स रिसोर्सेज थे उसको कंट्रोल किया, जिससे यूरोपियन कोलोनाइजर्स टू कन्क्योर एंड सबड्यू अफ्रीका, जिसके कारण उन्होंने अफ्रीका को धीरे धीरे जीत गया और सबड्यू कर दिया गया उनके पावर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। इसमें भी रीजन आपको देना है कि जो डेथ हुआ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर में जब हुई थी तो बहुत सारे लोग जो है ना, मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज। जो लोग मरे थे और जो घायल हुए थे वो सब के सब वर्किंग एज के थे। तो जब इनकी मृत्यु हो गई और ये इंज्योर हो गया, तो जिसके कारण क्या हुआ, इनकी जो बॉडी जो है ना पूरी तरीके से अब जो है काम नहीं कर पाती थी यूरोप में। तो विद फ्यूअर मेंबर्स विद इन द फैमिली हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन आफ्टर द वॉर। तो जिसके कारण जो फ्यूअर मेंबर्स जो थे फैमिली में, हाउस होल्ड इनकम जो हुआ वो पूरी तरीके से जो है ना वो घट चुकी थी। क्योंकि लोग जो उनका मेन लोग कमाने वाले लोग थे वो मारे जा चुके थे, ठीक है ना, कुछ घायल हो चुके थे। तो जिसके कारण बहुत बड़ा जो है ना यूरोप की इकोनॉमी में एक संकट आ चुकी थी। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है? तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ना एक सिस्टम है जो क्या करती है, नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को ना जोड़ के रखती है। तो जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो आया था वो किस पे था, उसका मेन मकसद था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पे उसके फोकस थी। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स है, बाद में ये चेंज हो जाती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से ना ये बदल के ना वो एक दूसरे फॉर्म में आती है। उसका मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम क्या था उस सिस्टम का नाम था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट होके क्या हुआ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो गया जब डॉलर्स की वैल्यू गिरते चली गई। अब यहाँ पे जो है नेशनल करेंसी जो थी, जैसे फॉर एग्जांपल द इंडियन रूपी वाज पेड टू द डॉलर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। आप डॉलर को देखिए, डॉलर और इंडियन रूपी को अगर एक्सचेंज करना है ना, कहीं ना कहीं डॉलर को इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक फिक्स्ड रेट रखा गया, ठीक है ना, जिसके कारण इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ 35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड। तो इसमें एक फिक्स्ड रखा गया, ठीक है ना, डॉलर को। अब यहाँ पे पेग्ड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस एट ए फिक्स्ड प्राइस रेट और फिक्स्ड प्राइस रेट एट ए पर्टिकुलर लेवल। मतलब पेग्ड का मतलब होता है ना कि फिक्स प्राइस को फिक्स कर देना एक पर्टिकुलर लेवल में। जैसे कि आप अभी जैसे कि $1 इक्वल टू कितनी चल रही है, शायद 80 या 81 रुपीज चल रही है, ठीक है। फिर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस एंड जापान। देखो इनके खुलने से ना ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, देखो यहाँ से दो बैंक, आपको पता है ना, यहाँ से दो बैंक का क्रिएशन हुई थी, एक IMF और दूसरी वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो जिसके कारण उनको ट्विन ये कहा जाता है, ट्विन ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण जापान और आपके जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस थी इनकी खूब ग्रोथ हुई, ठीक है ना, उनको पैसे मिलने लगे, वे लोग इन्वेस्ट करने लगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये छोटी सी
छोटी सी क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या थी? तो देख बेसिकली सिल्क रूट्स क्या थी, एक वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड रूट थी, ठीक है ना, जहां पे कल्चरल लिंक्स होते थे दूर दूर तक, ठीक है ना, बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक जगह से आपको अपने सामान को बेचना है तो मान के चले जैसे कोई इंडिया में रह के ना यूरोप तक अपने सामान को भेजेगा, तो कैसे भेजेगा? तो उसके लिए सिल्क रूट एक नाम दिया गया, ठीक है ना, जो वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड को बढ़ावा देती थी और कल्चरल लिंक्स होती थी दूर के लोगों का, तो दूर के लोगों तक। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज द G77 कंट्रीज, इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज ए रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्विन। अब G77 कंट्रीज क्यों आपस में आए, ठीक है ना, क्या उनका रिएक्शन था अगेंस्ट द ब्रेटन वुड ट्विंस? अब इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर देना है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो G77 थी ना, ये काउंटर अटैक थी ब्रेटन वुड्स ट्विंस की, क्योंकि ब्रेटन वुड्स ट्विंस मतलब कौन थे? एक IMF और दूसरी वर्ल्ड बैंक। तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, लोन सिर्फ दे रहे थे, किसको दे रहे थे? यूरोप को, अमेरिका को, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को ही दे रहे थे। तो जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज उस समय जो थे उनको बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से वे लोग गुजर रहे थे, तो उनको उस हिसाब से नहीं मिल पा रही थी, तो जिसके कारण उन्होंने ना इसको खड़ा किया, G77 कंट्रीज, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरी तरीके से देखें, इसके क्वेश्चंस को समझे, आंसर्स को, और आप देखिए कि इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं जो है अगले भी एक्सरसाइज का मैं जरूर वीडियो डालूंगा। Please do subscribe my channel and keep join with us.